गुड इवनिंग दोस्तों। एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिस्ट्री। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं और 6 और 7 भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप कि आप पेंसिल और अपने कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे। आप सुनते जाइए, जहाँ भी हमको लगेगा कि हमको यहाँ पे लिखना मस्ट है तो उसको लिखेंगे और इस तरह से हम लोग अपने नोट्स बनाएंगे। कोई इतना बड़ा वर्क मैं नहीं कर रही हूँ कि हाँ आपको ये बताया जा रहा है कि नहीं आप ऐसा कर लीजिए। एक्चुअल में ये उन लोगों के लिए है जो थक हार के एकदम घर पे आ जाते हैं, स्पेशली जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, वो आती हैं घर पे और उनको भी एग्ज़ाम देना रहता है। वो भी पूरी तरह कोशिश करती हैं, लेकिन समय नहीं मिल पाता कि वो अपना कॉपी बुक लेके बैठ जाएं। तो एटलीस्ट हमारे पास एक मीडिया है, सबके पास मोबाइल है और कुछ नहीं तो कम से कम हम लोग सुन के ही याद कर सकते हैं। सुनने से भी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। और जहाँ नीड होगी आप कॉपी पेंसिल लेके के बैठिए और पर डे अपने लिए 1 आवर निकालिए, जैसे तैसे करके। जो बिज़ी हैं वो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। दिकू मतलब बाहरी लोग। यहाँ पे अंग्रेजों को और साहूकारों को, इन लोगों को दिकू कहा गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1895 में बिरसा नामक एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते हुए देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी ढेरों को कई गुना कर देता था। बिरसा ने खुद ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा करने और उनको दीको मतलब बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ। ये नोट करने लायक है। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहते हैं। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल उराव भी शामिल थे। जब उसने विद्रोह किया था तब ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्या को हल करना चाहता था ये हम देखेंगे। दिकू, जिन्हें दिकू कहा जा रहा था, वो भारी लोग कौन थे, उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया, अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, इसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था, यहाँ से थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी, क्योंकि इनके अपने ही कानून होते हैं, अपने ही रीति रिवाज होते हैं। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते हैं। ये जनजातियों की क्वालिटी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक या सामाजिक फर्क नहीं था। अब है जनजाति समूह कैसे जीते थे। कुछ जूम खेती करते थे। जूमिंग खेती वही आपकी जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, वही है। ओके, उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंती खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः छोटे जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वो घास फूस चलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काट देते थे, कुदालों से जमीन के ऊपरी सतह को खुरस देते थे। वे खेतों को जोतने बीज रोपने के बजाय उन्हें खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। पड़ती का मतलब होता है कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसे मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। साल एक पेड़ का नाम है, महुआ
एक फूल है जिसे खाया जाता है या शराब बना के, ये जंगलों में बहुत पाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया कि कुछ लोग क्या करते थे, खेती करते थे। और कुछ लोग क्या करते थे, घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर मध्य भारत की पर्वतीय जंगली पट्टियों में ही रहते थे। पूर्वी उत्तर, बेटा ये भी नोट कर लीजिए क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा जनजातियाँ या आदिवासी कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो पूर्वी उत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय जंगली पट्टियों में रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी, यानी कि ये फ्री थे एकदम। ठीक है, इनको किसी का रोक टोक नहीं था। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। तो कुछ खेती करते थे, कुछ क्या थे, शिकारी थे और संग्राहक थे, यानी कि जो चीज़ें थी उनको कलेक्ट करते थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले कोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे, जो हाथ लगता उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती तो वह कोंड समुदाय के पास ही आते। ठीक है, पलाश के फूल आपने देखे होंगे, ऑरेंज कलर के होते हैं। तो उनसे कहते थे कि हमें क्या दे दो, कि फूल दे दो। और फिर इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादन के बदले ज़रूरत का सामान ले लेते। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझा ढोता था तो कोई सड़क निर्माण में कार्यों में नौकरी करता था। कोई आदिवासी खेत मजदूर थे, यानी खेत में काम करते थे। जब उत्पादन कम पड़ जाते थे तो आदिवासी को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात मानी जाती थी। ये कहाँ के हैं, देख लीजिए, मध्य भारत के हैं। ठीक है, जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते और भारी भरकम कीमत पर चीज़ें भेजते। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे। इनको भी उन्होंने दीकू ही नाम दिया था। अब कुछ क्या करते थे, जानवर पालते थे। ठीक है, देखिए ये भी आ सकता है कि आदिवासियों के मुख्य कार्य क्या क्या थे। तो इस तरह से आ सकते हैं आपके पास में ऑप्शन, और सेशन रीजन में भी आ सकता है, मतलब किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चारावाह थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़, है ना, रेवड़ समझ रहे हो, कि भेड़ों के झुंड को लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। जब ये एक जगह घास खत्म हो जाती तो वो दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों पर रहने वाले वन गुज्जर, ये बेटा नोट कर लेना, पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे। कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। ठीक है, ये सारे क्या हैं, अलग अलग आदिवासी हैं जो अलग अलग काम करते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे। ठीक है, कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। आंध्र प्रदेश के लवेड़िया आदि गाय भैंस के झुंड पालते थे। इसको आप नोट कर लीजिएगा।
ये हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ से ही जुड़ा हुआ है ये। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। ठीक है, इसको पढ़ना जरूरी है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती है, किसी की भी नहीं होती है। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतु आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरतों के बीच कामों के बंटवारे से चलती है। ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक वेरियर एवलिन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बेगा और कोंड समुदायों के बीच बिताए। ठीक है, उनके बीच में ही रहे वो। तब उन्होंने लिखा, एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय कर्म और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं, चैत में औरतें, चैत मतलब जो ये आपका मार्च अप्रैल वाला जो महीना आता है उसी को हम चैत बोलते हैं। ठीक है, इकट्ठा, ठीक है, चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे कुचे ठूठों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमलू, मशरूम आदि का फल बीन कर लाती। बेगा औरतें या तो केवल जड़ या कंद इकट्ठा करती या महुआ के बीज इकट्ठा करती। मध्य भारत के आदिवासियों में बेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता है। बैसाख, अब चैत के बाद क्या आता है? बैसाख। ठीक है, बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते रहते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ, बैसाख के बाद क्या आया? जेठ। ठीक है, चैत, बैसाख, जेठ। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता था। फिर जेठ के बाद क्या आया? आषाढ़। ये हिंदी महीनों के नाम है। ठीक है, आषाढ़ से फिर भादो तक। ठीक है, आषाढ़ से, आषाढ़ हो गया, फिर वहाँ से भादल, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। ठीक है, तक मर्द खेतों में काम करते थे। क्वार, क्वार मतलब जो आपका आश्विन का महीना आता है उसको क्वार कहते हैं। ठीक है, क्वार में फलियां आने लगती थी। और कार्तिक, कार्तिक जो आपका दिवाली वाला महीना है, क्वार के बाद कार्तिक आता है। ठीक है, कार्तिक में कुटकी पक जाती थी। फिर आपका कार्तिक के बाद अगन आता है, अगन। ठीक है, अगन वो आपका जो नवंबर और दिसंबर वाला जो महीना है। ठीक है, पूस आपका दिसंबर वाला महीना है। ठीक है, तो ये सारे हिंदी महीनों के नाम हैं। अगन में सारी फसल तैयार हो जाती थी। पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियाँ भी पूस के महीने में हो जाती थी। फिर पूस के बाद आया आपका माघ। ठीक है, माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह करके ही उनके मुख्य जीने की मुख्य गतिविधियाँ थी। ये चक्र पहले साल होता था, दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष भेड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादनों की जरूरत भी पड़ती थी। तो यहाँ पे देखिए आपके सारे हिंदी महीनों के नाम है और किस महीने में क्या काम होता था वो भी लिखा हुआ है। तो आई थिंक इसको आप नोट कर लेंगे। अब कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। बेवड़ किसका है नाम? बेवड़ है मध्य प्रदेश में घुमंतिक खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, इसको भी देख लेंगे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर भी अधिकार मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदाय में छोटा नागपुर के मुंडाओं की हर तरह की जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी, कुल मतलब उनका जो ग्रुप, ठीक है, सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और कुछ बाकी उनके अनुयायी। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे, यानी दूसरों से करवाते थे। ब्रिटिश अफसरों को गॉड और संताल
जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे घूमते घूमते क्या हो जाएंगे। तो अब देखिए अंग्रेजों ने क्या किया। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। चलिए देखते हैं क्या बदलाव है। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। ठीक है, पहले तो सबका एक नेता था, अब क्या हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। बिल्कुल, सबके अलग अलग मुखिया थे। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और जमीन में वन प्रबंधन के स्थायी नियम वो खुद ही बनाते थे। लेकिन ब्रिटिश के आने से क्या हुआ। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासियों मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। उन्हें कई कई गाँव पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला, लेकिन उनकी शक्तियाँ छिन गई, यानी कि वो अपने से अब कोई काम नहीं कर सकते। उनका काम केवल क्या हो गया, देख रेख करना ही हो गया। यही मालिकाना उनको मिला और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। नजराना मतलब उनको तोहफा देना पड़ता था, पैसा वगैरह जो भी हो। अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से वे अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। ठीक है, यानी जो जैसे वो कहेंगे अंग्रेज वैसा ही वो काम करेंगे। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वो ताकत नहीं रही। वे परंपरागत काम करने से लाचार हो गए। जैसा अंग्रेज चाहते थे वो उनको वैसा ही करना पड़ता था। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ, जो घूम घूम के काम करते थे। ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी, तो जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे, जो एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वो चाहते थे कि आदिवासियों समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे, उनको पैसा ही मिले। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। क्या कर दिया उन्होंने उन्होंने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया। ठीक है, कुछ को बोल दिया भाई आप इसके भूस्वामी और कुछ को बोल दिया भाई इसको आपको देखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये काम अंग्रेजों ने किया। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। जूम काश्तकार को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो, मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले जूम काश्तकार को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों में जूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए, जैसे वो जी रहे थे वैसे ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती करने की छूट दे दी गई। वन कानून और उनके प्रभाव। अब इन्होंने एक वन कानून भी बना दिया। अंग्रेज आए तो एक वन कानून हो गया इनका। आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानून में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। वो तो पड़ना ही था। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। अच्छा, उन्होंने बोला ये क्या सरकार की संपत्ति है, आपकी नहीं है। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ठीक है, आरक्षित वन मतलब कि यहाँ पे केवल अंग्रेज ही रहेंगे, जैसा वो करेंगे वहीं पे। और ऐसे जंगल कौन से थे जहाँ जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में जूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे। अब उनके लिए तो सारे जंगल ही उनका घर थे, वहीं से उनको निकाल दिया तो कैसे जिंदा रहते। इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूर होकर दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। ये रीजन स्टेशन में आ सकता है, इसको आप चेक कर लीजिए। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी तो उनके सामने एक समस्या पैदा होगी। समस्या ये थी कि रेलवे स्लीपर के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया गया। अब स्लीपर क्या होते हैं, देखो
पता नहीं इसमें बने हैं कि नहीं। आपको पता है ना कि जब ऐसे ट्रेन की पटरी होती है, ट्रैक होते हैं ऐसे ट्रैक, तो उसमें ये लकड़ी बिछी हुई रहती है ना। इसी को क्या बोलते हैं, स्लीपर। तो ये जंगल से आएगी। और जब हमारे यहाँ रेलगाड़ी स्टार्ट हुई, ट्रेन हमारे यहाँ, उसके बाद से हमारे जो जंगल के पेड़ है बहुत ज़्यादा कटने लग गए, क्योंकि स्लीपर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। अब चलिए, अब कहाँ, अब स्लीपर्स को लाना ले जाना, अब मज़दूर कहाँ से, अब क्या करें। तब इन्होंने क्या किया, औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि जूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दे दिए जाएं और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वाले वन विभाग के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब आपको हम एहसान कर रहे हैं, आपको ज़मीन दे रहे हैं, वहाँ आप खेती करो, और जब हमारा मन होगा तो हम आपको मजदूरी करनी पड़ेगी, मतलब फ्री में काम करना पड़ेगा, पैसा वैसा कुछ देंगे नहीं, और जंगलों की देखभाल भी करनी होगी। ठीक है, इस तरह बहुत से इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गाँव बसा दिए। देखिए, ठीक है, अपना ही घर, अपना ही सब कुछ, लेकिन हुक्म दूसरे का। बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। मतलब किसी ने कहा भाई हमको नहीं चाहिए, हम तो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन कई लोग बेचारे रुक गए। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं के तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैरकानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सौग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी का यही विद्रोह था। ये आप देख लीजिएगा, अभी तक क्वेश्चन आया नहीं, आ सकता है। व्यापार की समस्या, अब व्यापार की समस्या हो गई। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। ठीक है, व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर हुआ, ये समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादों की ओर देखते हैं। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में डिमांड थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी। भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। झारखंड, हजारीबाग, संथाल रेशम के कीड़े, ध्यान रखिएगा। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासी को कर्ज देते थे और उनको कृमि कोशों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोशों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद उन कृमि कोशों को बर्दवान या गया, ये जगह का नाम है ना, बर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादों को मामूली फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। कोयले की खान में काम करते हुए लोग काम की तलाश में, अब मेहनत तो वो कर रहे हैं लेकिन फ़ायदा कोई और रहा है। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब हो गई। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग में भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय के बागानों और झारखंड में कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। भाई चलो भाई यहाँ पे काम करो। इन लोगों को ठेकेदार की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी नहीं जाने देते थे कि आपको यहीं पे रहना है, घर नहीं जाना है। नज़दीक से देखने पर क्या है, देख लेते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातियों ने बदलते कानून, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए गए शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने, 1855 में संथालों ने,
मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ। 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो भी इसी तरह का विद्रोह था। अब आएंगे हम बिरसा की तरफ। अब है बिरसा मुंडा। ये आप अच्छे से देखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। बिरसा का जन्म 1870 के दशक में मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन से ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिक्कों मतलब वही महाजन, अंग्रेज, इन सभी के लिए यूज़ किया गया, उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद हो। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर से उनके समुदाय में परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासी के वंशज मानते थे और अपनी मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार को वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं। क्या बन जाए? अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता एवं दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वे काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें, डायन में जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ तक ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वे उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि अपने वो गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प लें। वे अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर से अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें, अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। ये आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन ताकतों को मुंडा की सारी समस्याओं एवं कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियों और उनके परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामियों और महाजन उनकी खेती और जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनके परंपरागत संस्कृतियों की आलोचना करता था। यानी कि ईसाई से भी परेशान थे क्योंकि उनकी संस्कृति की आलोचना करता था और यह हिंदू भूस्वामी महाजन उनकी जमीन छीन रहे थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुना दी। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों एवं भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी कि इन लोगों को पूरी तरह तबाह कर देंगे। बिरसा के अनुयायी दीको और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाना चाहते थे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए, महाजनों जमींदारी संपत्ति पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा, इसको नोट करिएगा, इसको जरूर नोट करिएगा। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था, ठीक है, इसको जरूर नोट करिएगा। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। किसके कारण? हैजे के कारण मृत्यु हो गई। आंदोलन ठंडा पड़ गया। ये आंदोलन 2 महीने महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून करने
के लिए मजबूर किया, जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। और दूसरा, इसने एक बार फिर से जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और उपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को व्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्म और संघर्षों के प्रतीकों को जरिए इस काम को अंजाम दिया और ये अभी भी है। ठीक है, जो भी आदिवासी हैं उनकी अपने कानून है, अपने रीति रिवाज है। अब ये हमारा चैप्टर हो गया यहाँ पे फिनिश। कल हम आएंगे चैप्टर नंबर 5 पे। अगर बोलते टाइम वर्ड्स इधर उधर हो गए हों तो सॉरी, क्योंकि मच्छर बहुत काट रहे हैं। फ़ैन ऑन करके रिकॉर्ड करते हैं तो फ़ैन की आवाज़ आती है। तो जहाँ जहाँ पे हमने जो भी टिक हुआ है, अंडरलाइन है, उसको तो आप ज़रूर कर लें और सुनते सुनते कुछ तो याद हुआ ही होगा। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।